हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो आज हम शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का हमारा पहला लेक्चर और मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान से सुनिए और बिल्कुल भी लेक्चर को मिस नहीं करना है ना। पूरा लेक्चर सुनिए, है ना। मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नीट या फिर IIT JEE के लिए इंपॉर्टेंट है सभी को इंक्लूड कर दें। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे तभी आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो नेक्स्ट 2 डेज में आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी डाउट को पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर नंबर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट से आपको रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि एवोगैड्रोस नंबर कितना बड़ा नंबर है, जिसको हम 1 मोल भी बोलते हैं। ठीक है, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये देख सकते हो एक नंबर है जिसमें 10 का पावर है 23। अब हम रियलाइज़ करते हैं, हम उसको फील करते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपके पास में इफ़ यू हैव 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 रुपीज़, मान लो आपके पास में कितने रुपीज़ हैं, इतने रुपीज़ हैं। ठीक है, और एवोगैड्रोस नंबर के बराबर रुपीज़ है। और मैं आपको बोल रहा हूँ इफ यू आर स्पेंडिंग एट द रेट ऑफ 10 लाख, ठीक है, इमेजिन करो आपके पास में एवोगैड्रोस नंबर जितने रुपीज़ हैं और आप उसको खर्च कर रहे हो किस रेट से, 10 लाख रुपीज़। कैन यू इमेजिन 10 लाख रुपीज़ आप खर्च कर रहे हो हर 1 सेकेंड में। इस रेट से आप उसको खर्च करने लग जाओ। आप सोच सकते हो 10 लाख रुपीज़ कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। आप 1 सेकेंड में खर्च कर रहे हो 10 लाख रुपीज़। अगर आपके पास में इतने रुपए हैं और आप खर्च कर रहे हो 10 लाख रुपीज़ पर सेकेंड, तो आपको पता है आपको कितना टाइम लगेगा पूरे रुपए खर्च करने के लिए। लिखते हैं इसको। तो टाइम रिक्वायर्ड इज 1.9 कितना टाइम लगेगा, 1.9 इंटू 10 टू दी पावर 10 ईयर्स। इतना ज़्यादा टाइम हमको लगेगा। सोच सकते हो 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 7 कितना होता है, 1 करोड़। तो अराउंड 2000 करोड़ ईयर्स, 2000 करोड़ ईयर्स हमको लग जाएंगे हमारा एवोगैड्रोस नंबर को स्पेंड करने में, कंप्लीटली खर्च करने में। सो आई होप ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। सो आइए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आइए तो देखिए, एलिमेंट्स मैंने ये लिख रखे हैं, उनके नेम्स और उनके सिंबल्स। देन elements again and their names and their symbol, and atomic number and atomic mass, atomic number and atomic mass of respective elements. So you can see I have written the atomic number of elements from atomic number 1 to 20. ठीक है, तो 1 हाइड्रोजन कितना एटॉमिक मास है, 1। फॉर हीलियम इट इज एटॉमिक नंबर इज 2 एंड एटॉमिक मास इज 4। फॉर लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3, एटॉमिक मास इज 7। फॉर बेरिलियम इट इज एटॉमिक नंबर 4 एंड एटॉमिक मास इज 9। फॉर बोरॉन it is 5 and 11. For carbon it is 6 and 12. For nitrogen it is 7 and 14. For oxygen 8 and 16. For fluorine it is 9 and 19. For neon it is 10 and 20.2. अब देखिए, नियॉन का एटॉमिक मास इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि नियॉन जनरली हमको यूज में नहीं आता है। ठीक है, सो अगर इसको याद नहीं भी रखते हो तो चलेगा। ठीक
ठीक है, आगे बढ़ते हैं सोडियम के लिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। सोडियम का सिंबल है Na, सिंबल इज Na, so atomic number is 11, atomic mass is 23. For magnesium it is Mg and atomic number is 12, atomic mass is 24. For aluminium it is Al and 27, ठीक है। For silicon atomic number is 14, atomic mass is 28. For phosphorus it is 15 and 31, atomic number of phosphorus is 15 and atomic mass is 31. For sulfur it is 16 and 32, atomic number is 16, atomic mass is 32. For chlorine it is 17 and 35.5 AMU. आर्गन आपको पता है एक नोबल गैस है, तो अगर आप इसको भी याद नहीं रखते हो तो चलेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं पोटेशियम के लिए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, एटॉमिक मास होता है 39। फॉर कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20 एंड एटॉमिक मास इज 40, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसके बाद में हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, या ऐसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी बताऊंगा मैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इन एडिशन टू दीज एलिमेंट्स। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ। इन एडिशन टू फर्स्ट 20 एलिमेंट्स मीन्स कैल्शियम तक होने के बाद में, इसके बाद में आपको याद रखना है फॉर लेट्स से मैंगनीज का सिंबल होता है Mn, एटॉमिक नंबर होता है 25 और एटॉमिक मास होता है 55। फॉर आयरन के लिए सिंबल होता है Fe, एटॉमिक नंबर इज 26, एटॉमिक मास इज 56। फॉर कॉपर द सिंबल इज Cu, atomic number is 29 and atomic mass is 63.5। ये जो एटॉमिक मास हम लोग लिख रहे हैं इनके यूनिट्स क्या हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एंड फॉर जिंक के लिए सिंबल होता है Zn एंड एटॉमिक नंबर इज 30, एटॉमिक नंबर इज 30, एटॉमिक मास इज 65.5 AMU, ठीक है। तो आई होप इतने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आपको याद रखने हैं, और ये आपको थ्रू आउट द 2 years ऑफ योर जर्नी ये काम आने वाले हैं। तो अगेन एंड अगेन आप इनको रिवाइज करते रहोगे, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ। सो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ, देखो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ क्या होता है। ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ, इन्होंने क्या बोला? फॉर सॉलिड एलिमेंट, ठीक है, जनरली मेटल्स, ठीक है। तो सॉलिड एलिमेंट्स के लिए अगर आप उनके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते हो किससे? स्पेसिफिक हीट से, तो ये जो वैल्यू आता है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है ना, एक फिक्स्ड वैल्यू आता है, दैट इज 6.4। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? तो ये हम लोग हमारे 11th के थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप सिर्फ इसका नाम याद रखो, स्पेसिफिक हीट। और इसमें ये याद रखना है कि जो स्पेसिफिक हीट है ये यूनिट्स होना चाहिए कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक हीट को अभी आप याद रख सकते हो, एक टाइप का एनर्जी है, तो 1 ग्राम को कितना आप हीट दोगे, ये आप इस तरह से याद रख लो, कैलोरी पर ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो ये आपको यहाँ से एटॉमिक मास मिल जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पर मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने कहा फाइंड एटॉमिक मास of element if its specific heat
is 1.6 gram. Sorry, if its specific heat is 1.6 कैलोरी पर ग्राम। तो आपको इस फॉर्मूले में ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ के फॉर्मूले में रख दो तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, और ये कितना हो गया, स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम में चाहिए था उसी में, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो तो नियरली कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ को भी अप्लाई कर कर एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, निकाल लो। जैसे कि मैं अगर कुछ एग्जांपल दूं H2SO4, तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास पूछता हूं तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 क्या होगा, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, so 1 into 2 because 2 hydrogen atoms are present. For sulfur it is atomic mass of sulfur is 32, for oxygen 16 into 4, so 2 plus 32 plus 64, so this is 34 and 64, 98। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाता है 98 AMU। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं आयनिक कंपाउंड्स हैं, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, जब आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं तो हम वहां पर मॉलिक्यूलर मास टर्म को यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं फॉर्मूला मास। तो जैसे मैंने कहा फॉर आयोनिक कंपाउंड्स एग्जाम्पल NaCl, और मैंने कहा कि फॉर्मूला मास क्या होगा इसका, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, तो कैलकुलेशन सारा आपका मॉलिक्यूलर मास जैसा, बट यहाँ पर हम लोग प्रोनाउंस क्या करेंगे फॉर्मूला मास। सो सोडियम का एटॉमिक मास कितना था 23 और क्लोरीन का 35.5, तो कितना आ गया 58.5 AMU। क्या आ गया ये आपके पास में फॉर्मूला मास। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में एटॉमिक मास गिवन होता है पीरियोडिक टेबल में, वो एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं होता है, वो होता है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज मतलब क्या, तो जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास लेट्स से कोई एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है मान लो, और इसके 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, ये एक एलिमेंट है A और इसके 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं। तो लेट्स से इसका मास नंबर है 14, इसका है लेट्स से 13 और इसका है 15। ओके, तो नेचर में जितना भी A एग्जिस्ट कर रहा है, नेचर में जितना भी एलिमेंट A एग्जिस्ट कर रहा है, वो आइदर A14 के फॉर्म में होगा या फिर A13 या फिर A15 के फॉर्म में होगा। मान लेते हैं इसका परसेंटेज कितना है X परसेंटेज, मान लेते हैं इसका परसेंटेज Y, और मान लेते हैं इसका परसेंटेज Z है। ठीक है, तो अगर हम इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं, ये क्या हो गया इनका परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है एवरेज एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, तो समेशन ऑफ मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस होल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका एवरेज एटॉमिक मास का। तो अगर मैं, ठीक है, तो अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ A निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो यहां पर इसका 14 है, तो 14 और इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है X प्लस इसका 13, तो 13 इंटू वाई प्लस इसका 15, तो 15 इंटू Z होल अपॉन
100, ठीक है। एक्चुअली ये परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस है, तो x, y और z का सम क्या होना चाहिए? 100। हो सकता है क्वेश्चन में आपको x और y का परसेंटेज दे रखा हो और z का ना दे रखा हो, तो आपको क्या करना है? जस्ट 100 से माइनस कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, क्लोरीन जो होता है नेचर में वो Cl35 और Cl37, ये दो इसके आइसोटोप्स होते हैं। तो 35 वाला जो होता है वो होता है 75% और 37 वाला कितना हो जाएगा? 100 में से माइनस कर दोगे तो 25%। अब अगर मैं कहता हूँ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, है ना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? उसका मास नंबर आइसोटोप का 35 मल्टीप्लाइड बाय 75 प्लस इसका 25 एंड 37, तो 37 इंटू 25, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय 100, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है आंसर 3550 अपॉन 100, मतलब 35.5, ठीक है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने जो एटॉमिक मास पढ़े थे उसमें क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना था? 35.5। हम लोग शुरू करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ओके। है ना, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट मोल्स ऑफ से 2 ग्राम, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि कैलकुलेट मोल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ NaOH, तो मोल्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? वेट इन ग्राम मतलब 2 अपॉन NaOH का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो सोडियम का कितना है? 23, ऑक्सीजन का कितना है? 16, हाइड्रोजन का कितना है? 1, मतलब 40, 2 अपॉन 40 मतलब 1 अपॉन 20, ओके। नाउ 1 AMU का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है? तो 1 AMU का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है वो होता है 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। 1 AMU का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है वो होता है 1/12 इंटू मास ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। कार्बन का 12 आइसोटोप और इसको आप 12 से डिवाइड कर दो तो ये आपका क्या होता है? 1 AMU, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग एक टर्म और पढ़ते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको हम शॉर्ट में RAM भी बोल सकते हैं, ठीक है। एज इट्स नेम सजेस्ट कि ये रिलेटिव टर्म है, तो रिलेटिव टर्म का कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास अपॉन 1 AMU, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास अपॉन 1 AMU, और 1 AMU को क्या लिख सकते हो? 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? तो आंसर है 16 AMU, ठीक है। अब इसका अगर मैं RAM बताऊं तो RAM क्या होता है? एटॉमिक मास मतलब 16 AMU
अपॉन 1 AMU। तो AMU से AMU कैंसिल, तो क्या बचा 16। तो अगर आप ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास पूछोगे तो वो क्या होगा 16। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी तक हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि एटॉमिक मास को हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन क्या हमको ये भी पता है कि AMU का कन्वर्जन ग्राम में कितना होता है? क्योंकि है तो वो एक मास है ना, एटॉमिक मास क्या है, एक मास है, और मास को हम इन जनरली हम डेली लाइफ में ग्राम में यूज़ करते हैं, किलोग्राम में यूज़ करते हैं। सो हमको ये भी जानना पड़ेगा कि AMU का कन्वर्जन ग्राम में क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या कन्वर्जन होता है AMU का ग्राम में, देखते हैं। तो देखते हैं 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो होता है 1 अपॉन Na ग्राम। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे ये Na क्या है? तो Na होता है हमारा एवोगैड्रोस नंबर, Na होता है हमारा एवोगैड्रोस नंबर, और Na का जो वैल्यू होता है, Na का जो वैल्यू होता है इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, और ये वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हम Na का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो हमको आंसर मिलता है 1.66 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, तो ये 1 अपॉन Na ग्राम, इसको हम बोलते हैं एवोग्राम, 1 एवोग्राम। सो 1 AMU, इसको ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इन ग्राम, और इसी को हम बोल देते हैं 1 एवोग्राम। दोस्तों अब आपको एक बात जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि जो Na होता है इसको हम 1 मोल भी बोलते हैं, Na को हम 1 मोल भी बोलते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो 1 अपॉन Na को क्या लिख सकता हूँ? Na को हम क्या लिख सकते हैं? मोल। ठीक है, Na इज़ नथिंग बट अ नंबर। ठीक है, तो इसको अगर हम चाहें तो मोल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ऐसा लिख दूँ 1 AMU इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन ये Na को क्या लिख सकते हो? मोल। तो 1 AMU क्या होता है? 1 ग्राम पर मोल, और इसका वैल्यू ग्राम में कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 एवोग्राम। ओके, सो ये जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बना है ये एक समराइज्ड एक्सप्रेशन है, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि AMU का कन्वर्जन ग्राम पर मोल में या ग्राम में या एवोग्राम में किसी भी तरह से पूछा जाए, आपको यहाँ पर ये कन्वर्जन्स पता होना चाहिए। सो गाइस आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो है मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये प्रोटॉन हो गया, देन आपका न्यूट्रॉन एंड देन आपका इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी के मास आपको पता होना चाहिए। 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर ग्राम में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻28 आ जाएगा। ये हो गया मास। फिर आता है चार्ज। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो चार्जेस होते हैं दे आर जस्ट अपोजिट इन साइन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, ये आपको रखना है याद। ओके, तो इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना ज़रूरी है वो है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो चलिए जानते हैं। देखिए
नंबर ऑफ ग्राम एटम। ओके, तो देखिए ग्राम एटम। अब ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? ग्राम एटम मीन्स मोल्स ऑफ एटम्स। ओके, और ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ग्राम एटम मोल्स ऑफ एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ग्राम और एटम कंटिन्यूसली लिखा रहना चाहिए। अगर ग्राम ऑफ एटम्स लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपको ग्राम ऑफ एटम्स लिखा हुआ है, अब यहां पर देखो ग्राम और एटम के बीच में क्या आ गया? ऑफ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। ठीक है, आप इसको नोटिस करिए, ग्राम और एटम्स कंटिन्यूसली नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे ग्राम और एटम कंटिन्यूसली लिखा था, ग्राम ऑफ एटम है। जहां पर भी ये वर्ड ऑफ आ गया ग्राम और एटम के, इसका मतलब वो मोल्स नहीं दे रखा है, वो दे रखा है आपको ग्राम वेट, मतलब मास दे रखा है आपको। क्या दे रखा है वहां पे? मास। ठीक है, तो ग्राम ऑफ एटम का मतलब, इसका मतलब क्या है? मास ऑफ एटम इज गिवन। ओके, सो अगर ऐसे ही ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला हो, अगर आपको ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला हो, तो यहां पर इसका मतलब क्या है? मास ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। ठीक है, सो अगेन आपने ध्यान दिया कि ग्राम मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली नहीं लिखा है, ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चंस में, और हमको ये समझ में काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। सो नीड नॉट टू वरी, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखते हैं, अगर हमको दे रखा है 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, अब इसका मतलब क्या है? देखो ग्राम और एटम्स के बीच में ऑफ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये मोल्स दे रखा है। मींस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना है? 2, क्योंकि 2 ग्राम एटम्स था, मतलब 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम था। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझसे कहा होता, लेट्स से 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, अगर मुझसे कहा होता 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब हमको देखो ग्राम मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली लिखा है, इसका मतलब हमको क्या गिवन है? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, हमको क्या गिवन है? ओके, तो यहां पर बहुत ध्यान से हमने देखा और हमने समझा 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स गिवन है, और वो कितना है? 2 गिवन है। ओके, तो इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, अगर हमको दे रखा होता 2 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मास। देखो ग्राम और एटम्स के बीच में ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ, तो ऑफ जब लिखा है इसका मतलब मास ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। एटम्स क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे एटम्स लिखा है। ये कितना है? 2 ग्राम। और अगर हमको लिखा होता 2 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स
मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स कितना है, 2 ग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि 1 AMU 1/Na ग्राम होता है। तो अगर हम दोनों साइड एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बचेगा 1 ग्राम और ये बचेगा NaMu। ठीक है, तो Na को आप क्या लिख सकते हो, 1 मोल, तो 1 मोल इंटू 1 AMU। Na को क्या लिख सकते हो, 1 मोल, सो 1 मोल इंटू 1 AMU क्या देता है, 1 ग्राम। और दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो जैसे मैंने कहा आपसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, O2। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 32 AMU। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं मोलार मास, ना मोलार मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल। मोलार मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल। तो मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या O2 क्या होगा, तो एक मॉलिक्यूल का मास है 32 AMU, तो मोलार मास मतलब 1 मोल का, तो क्या लिखोगे, 32 AMU इंटू 1 मोल। ओके, नाउ अभी हम लोगों ने देखा 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU इज 1 ग्राम, तो क्या हो जाएगा, 32 1 AMU इंटू 1 मोल क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। तो बहुत आसान है, जो भी मॉलिक्यूलर मास है वो AMU में होता है और मोलार मास क्या हो जाएगा, वैल्यू वही है बट ग्राम में हो जाएगा। ओके, तो क्लियर है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है वो AMU में, मोलार मास ग्राम में। तो जितना भी, अगर आप एटॉमिक मास देखोगे, जैसे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 16, तो 16 AMU था। तो अगर मैं पूछता हूँ कि 1 मोल ऑफ एटम्स का कितना मास होगा, तो आपका आंसर होगा 16 ग्राम। इसके बाद में समझते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ओके, फुल फॉर्म क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास। नाउ ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। और ग्राम एटम का मतलब क्या था, मोल, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ओके, जैसे मैं आपसे कहूं कि नाइट्रोजन, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप बताओ एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, सो इट इज 14 AMU। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, 14 AMU, मतलब एक नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन एटम का वेट कितना होता है, 14 AMU। तो ग्राम एटॉमिक मास, ना ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ओके, तो 14 AMU मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल। ओके, तो 1 AMU इंटू 1 मोल, अभी हम लोगों ने देखा था 1 ग्राम होता है, तो क्या हो जाएगा, 14 ग्राम। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है ग्राम एटॉमिक मास, सिंपल, आप एटॉमिक मास जानते हो, ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, उसका ग्राम में हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सिमिलर टू ग्राम एटॉमिक मास, अगर हमको पूछा हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज अगेन व्हाट, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब हम लोगों ने देखा था मोल्स होता है, तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि नाइट्रोजन N2 होता है, तो N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28 AMU। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन एटम का मास है 14 AMU, तो दो नाइट्रोजन का कितना होगा 28 AMU। तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, तो क्या होगा, क्या होगा, देखो एक मॉलिक्यूल का 28, तो 1 मोल का क्या होगा 28 ग्राम, क्या होगा 28 ग्राम। सो ये आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसके बाद में आपके लिए जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जानने के लिए वो है एटॉमिसिटी। नाउ एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, है ना। जैसे मैंने कहा ओजोन, तो ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, एटॉमिसिटी हो जाएगी 3। या फिर O2 एटॉमिसिटी कितनी हो गई, एटॉमिसिटी हो गया 2। जैसे CO2 में कितने एटम्स हैं, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के, तो एटॉमिसिटी हो गया इसका 3। एटॉमिसिटी कितना हो गया 3। सो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। नाउ आफ्टर दिस वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। नाउ वेपर डेंसिटी V और D इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब वेपर डेंसिटी का मतलब क्या है, तो वेपर डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जिस गैस के लिए भी हम लोग डेंसिटी निकाल रहे हैं, वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं, उसका डेंसिटी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखते हैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब प्रेशर और टेम्परेचर हमको सेम रखना है, गैस का भी और हाइड्रोजन का भी। ठीक है, तो ये आप याद रखो कि डेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, है ना। ये डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, तो डेंसिटी का रेशो क्या हो जाएगा, मोलार मास का रेशो, मॉलिक्यूलर मास का रेशो। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। ओके, आपको ये लेक्चर पसंद आया, प्लीज़ लाइक मी, आई मीन टू से सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ लाइक मी, आई मीन टू से लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब and keep watching for good contents of chemistry for NEET and IIT JEE। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट मिले केमिस्ट्री में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।